नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है ए.आर. देसाई के भारतीय समाज पर विचार। इससे पहले हमने ए.आर. देसाई के बारे में, ए.आर. देसाई के परिचय और उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, प्रमुख पुस्तकें हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम ए.आर. देसाई के भारतीय समाज के बारे में जो प्रमुख विचार हैं और भारतीय समाजशास्त्र में उनका जो प्रमुख योगदान है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ए.आर. देसाई ने जो भारतीय समाज के बारे में या भारतीय समाजशास्त्र में जो उनका योगदान है उनको प्रमुख रूप से हम 4 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद, विकास का रास्ता, कृषक आंदोलन और प्रजातांत्रिक अधिकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में ए.आर. देसाई के क्या विचार हैं। तो ए.आर. देसाई की जो राष्ट्रीयता है या राष्ट्रवाद का जो संघर्ष है वो एक शक्तिशाली अवधारणा है उनके द्वारा जो दी गई है। और भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में उन्होंने अपनी जो प्रमुख पुस्तकें हैं 2, जिनमें सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म और दूसरी है रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म। इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। और ए.आर. देसाई एक प्रमुख क्रियान्वयनवादी थे और वे चाहते थे कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद में भारतीय समाज में कौन से संरचनात्मक परिवर्तन आए थे उनका ज्ञान सभी समाज के सभी लोगों को होना चाहिए। वे सामंतवाद में होने वाले उत्पादन संबंधों की पहचान करना चाहते थे और इन उत्पादन संबंधों की क्या भूमिका है भारतीय समाज में और किस तरह पूंजीवादी संबंधों से राष्ट्रीय शक्तियों का उद्भव हुआ है, इस बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनका ये कहना है कि भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में कि ब्रिटिश काल में जो पूंजीवाद का विकास हुआ उसका उन्होंने विस्तृत विवेचन किया है। वे कहते हैं कि जैसे कि उदाहरण के रूप में ब्रिटिश शासन के आने से पहले भारत में कोई निजी संपत्ति की जो अवधारणा थी वो नहीं थी और गांव की जो भूमि थी वो संपूर्ण ग्रामीण समुदाय की भूमि होती थी और किसी एक व्यक्ति का इस पर कोई निजी अधिकार नहीं होता था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भूमि सुधार आंदोलन के अंतर्गत भूमि को व्यक्तिगत रूप में बदल दिया, भूमि पर कर लगा दिया और अब भूमि बेची जा सकती थी और भूमि साथ में खरीदी भी जा सकती थी। यानी कि भूमि अब ब्रिटिश शासन के आने के बाद भूमि अब निजी संपत्ति बन गई और यह एक प्रकार का पूंजीवाद का उदय था और इससे ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने प्रारंभ किया। और ए.आर. देसाई अपनी पुस्तक में भारतीय समाज में पूंजीवाद की जो शुरुआत है वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मानते हैं। साथ ही ए.आर. देसाई ने राष्ट्रवाद को एक ऐतिहासिक वैचारिक रूप में भी देखा है। उन्होंने कहा है कि इसका विकास विभिन्न देशों में पाए जाने वाले जो सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आदि के संदर्भ में समझा जा सकता है। उनका ये मानना है कि भारत में राष्ट्रवाद का जो विकास है वो 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए विभिन्न कारकों के कारण समझा जा सकता है और इसके कई उदाहरण उन्होंने दिए, जैसे कि यहाँ मानव जातियों में भिन्नता आ गई, जातियों की संख्या बढ़ गई और कई विदेशी समूह भारत में आए, जिससे कि नए क्षेत्र भारतीय समाज में उभर कर सामने आए और साथ ही देश की जो परंपराएं थी और संस्थाएं थी वो भी अब शक्तिशाली
बन गई। और अपनी इन दोनों ही पुस्तकों में AR देसाई ने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि भारत में पूंजीवाद आने से पहले जो उत्पादन संबंध थे उन्हें अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया पूरी तरह। और जो जजमानी प्रथा थी, जजमानी जो व्यवस्था थी भारतीय समाज की, जो जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, जजमानी प्रथा, आदान प्रदान की या वस्तु विनिमय की प्रथा, वो अब धीरे धीरे समाप्त होने लगी। और वस्तु विनिमय के स्थान पर विनिमय का जो साधन है वो अब मुद्रा का प्रचलन हो गया। और अब अंग्रेजों ने आधुनिक पूंजीवादी संबंधों को प्रारंभ किया। और AR देसाई कहते हैं कि भारत में जो पूंजीवाद तब आया जब भारत गुलाम हुए। और ब्रिटिश लोग एक ऐसे देश से आए थे जो कि उन्नत था, जहाँ प्रजातंत्र था, और उन्होंने भारतीय समाज में आर्थिक संरचना को एकदम बदल दिया और यहाँ एक केंद्रीय राज्य की स्थापना की गई। उन्होंने आधुनिक शिक्षा, आधुनिक वर्ग व्यवस्था और एक तरह से नई व्यवस्था को प्रारंभ किया। और नई प्रक्रियाओं के सूत्रपात के परिणाम स्वरूप ही जो भी नई व्यवस्थाएं आई ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप, उनके कारण भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में AR देसाई ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। दूसरा जो प्रमुख विचार है या प्रमुख योगदान है AR देसाई का, वो है विकास का रास्ता, पाथ ऑफ डेवलपमेंट। AR देसाई ने विकास का रास्ता इस बारे में विस्तार पूर्वक अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने विकास के किस रास्ते को अपनाया है, क्या यह रास्ता समाजवादी है या मार्क्सवादी है, क्या यह रास्ता पूंजीवादी है। इन प्रश्नों का उत्तर उन्होंने देने का प्रयास किया है। और उन्होंने अपनी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया और दूसरी है इंडियाज़ पाथ ऑफ डेवलपमेंट, इनके अंतर्गत उन्होंने भारत में पूंजीवाद के विकास पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। और जो प्रमुख बातें बताई है भारत में पूंजीवादी विकास के बारे में, वो इस प्रकार है। उन्होंने कहा है कि राज्य और पूंजीवादी वर्गों में बहुत गहरा संबंध है और दोनों एक सिक्के के दो पहलू माने जा सकते हैं। दूसरी जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि भारत ही नहीं बल्कि तीसरी दुनिया के जो राज्य हैं विभिन्न आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के द्वारा पूंजीवादी वर्गों को संरक्षण देते हैं और उन्हें अधिक शक्तिशाली और धनाढ्य बनाने का प्रयास करते हैं। अगला जो विचार है इनका, वो है कि भारत में कानूनी और प्रशासनात्मक ढांचा राज्य ने इस भांति निर्मित किया है कि इससे जो विकास का रास्ता बना है वह पूंजीवादी है। साथ ही राज्य ने जो सार्वजनिक क्षेत्रों को बनाया है, कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, वे और कुछ नहीं होकर ऐसी रणनीतियां हैं जो कि पूंजीपतियों के विकास और समृद्धि के लिए कार्य करती है। इसी प्रकार राज्य की पूंजीवादी नीतियों के कारण गरीब, मजदूरों, किसानों, शोषितों में आंदोलन करने की जो तैयारी होती है वो एक प्रकार से धीमी पड़ जाती है, सुस्त पड़ गई है। एक और जो बात बताई है उन्होंने, वो है कि भारत सरकार जैसे कि उसकी नीतियां हैं, एक पूंजीवादी सरकार है और बुजुर्गों या पूंजीपति लोगों के प्रभुत्व में काम करने वाली यह सरकार कभी भी देश के जो पिछड़ेपन है उनको दूर नहीं कर सकती। ऐसा विचार AR देसाई ने अपनी पुस्तक में व्यक्त किया है। अगला जो विचार है वो है कृषक आंदोलन के बारे में AR देसाई के।
A.R. देसाई ने भारतीय समाज में कृषक आंदोलन के बारे में जो प्रमुख जो धारणा है वो यह है कि उनका कहना है कि किसी भी क्रांति को लाने के लिए जन चेतना को जागृत करना आवश्यक है और इसके लिए उन्होंने मार्क्सवादी समाजशास्त्र को आवश्यक माना और उन्होंने कई पुस्तकों का संपादन किया, अखबार भी निकाले और कई आंदोलन भी किए। A.R. देसाई ने यह स्पष्ट किया कि जो राज्य की पूंजीवादी नीतियों का भारतीय समाज पर घातक प्रभाव पड़ा है और इसके लिए उनका ये सुझाव था कि अधिक से अधिक आंदोलन किए जाने चाहिए और लोगों को संगठित होकर पूंजीवादी राज्य का मुकाबला करना चाहिए। और ये गतिविधियाँ ये बताती है कि A.R. देसाई जो थे वो एक उच्च दर्जे के एक्टिविस्ट थे और वे अपने विचारों के क्रियान्वयन के लिए यानी विचारों को क्रिया के रूप में परिणत करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। तो A.R. देसाई ने ग्रामीण समाजशास्त्र, आधुनिकीकरण, कृषक आंदोलन और श्रमिक आंदोलनों पर विभिन्न पुस्तकों का भी संपादन किया और वे स्थापित करना चाहते थे या उन्होंने स्थापित किया कि राज्य पूंजीवादी रास्ते पर चल रहे हैं और इसका जो परिणाम है वो जो आम आदमी है या गरीब आदमी है उसको भुगतना पड़ता है। और जब वे ग्रामीण और कृषक आंदोलनों से जुड़ी हुई पुस्तकों का संपादन किया उन्होंने, तब उन्होंने ये पूरी इस बात पर जोर दिया कि जब किसान और ग्रामीण लोग पूंजीवाद के पहले के संबंधों से आगे बढ़कर पूंजीवादी संबंधों तक आ गए हैं और अब किसान कई तरह के हो गए हैं, यानी कि किसान जो वर्ग है उसमें भी भिन्नताएं आ गई है, जैसे कि बड़े किसान, छोटे किसान, सीमांत किसान, भूमिहीन किसान। और इन किसानों में भी आपसी संघर्ष एक प्रकार का प्रारंभ हो गया है। तो ऐसी स्थिति कुछ अन्य जो ग्रामीण है उनमें भी पाई जाती है, जैसे कि वहाँ अब प्रभु जातियाँ गांव की बागडोर को संभाल रही है और जो हाशिए पर जो खड़ी छोटी जातियाँ हैं वे उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रखती है। इसी प्रकार पूंजीवादी राज्य ने कृषि को पूंजीवादी उद्यम बना दिया है और अब गांवों में भी वर्ग बन गए हैं और वर्ग संघर्ष आ गया है। और राज्य ने जो जमींदार थे, जागीरदार और जो छोटे या बड़े जो ठाकुर थे पहले उनका उन्मूलन कर दिया है, लेकिन अब बड़े किसान राजनीतिक नेताओं ने, बड़े किसानों और जो राजनीतिक नेता हैं उन्होंने जागीरदारों और ठाकुरों का स्थान ले लिया है। A.R. देसाई ने निष्कर्ष रूप में ये बात कही है कि राज्य के द्वारा पोषित किए गए जो पूंजीवाद है उसमें अब पूंजीवादी जो शोषण है वो निरंतर चल रहा है। नेक्स्ट जो विचार है A.R. देसाई का वो है प्रजातांत्रिक अधिकार। A.R. देसाई प्रजातांत्रिक अधिकारों के पक्ष में थे और वे जीवन पर्यंत किसानों, मजदूरों, महिलाओं और आम आदमी के अधिकारों के लिए, उनके हक के लिए लड़ते रहे। और उन्होंने प्रजातांत्रिक अधिकारों को 3 भागों में बांटा है। पहला है बुजुर्वा वर्ग के संपत्ति संबंध। बुजुर्वा वर्ग में उन्होंने पूंजीपति, अधिकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के जो पदाधिकारी है उनको रखा है और कानूनी तौर पर इस वर्ग को संपत्ति रखने का अधिकार है और ये अवश्य है कि इस वर्ग को एक निश्चित सीमा से अधिक संपत्ति होने पर इनको आयकर देना पड़ता है, लेकिन इनको संपत्ति रखने का पूरा अधिकार है। दूसरा जो भाग है प्रजातांत्रिक अधिकारों का वो है नागरिक स्वतंत्रता या नागरिक अधिकार। इसमें उन्होंने कहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान ने कुछ प्रजातांत्रिक अधिकार दिए हैं और इन अधिकारों में बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, मीडिया की आज़ादी, सार्वजनिक निरपेक्ष और शिक्षा आदि अधिकार सम्मिलित हैं। और पूंजीपति और पिछड़े वर्ग इन अधिकारों का प्रयोग अपने वर्ग या निजी अधिकारों के बचाव के लिए कर सकते हैं। A.R. देसाई का मानना है
कि ये जो नागरिक अधिकार है वो हर तरह से सभी के लिए समान है, पर इनका जो लाभ है वो पूर्ण रूप से या अधिक लाभ पूंजीपति वर्ग के द्वारा लिया जा रहा है। तीसरा जो प्रकार है प्रजातांत्रिक अधिकारों का, उसमें AR देसाई ने सर्वहारा वर्ग के अधिकारों को रखा है। इसमें उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार बुजुर्वा वर्ग के अधिकार होते हैं, जैसे कि उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार है, वैसे ही सर्वहारा वर्ग के भी कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कि वे राज्य या किसी संस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इस विरोध में हड़ताल भी हो सकती है, नारे लगाए जा सकते हैं, और राज्य के द्वारा इन वर्गों का जो शोषण किया जाता है इसके खिलाफ लड़ने का सर्वहारा वर्ग को पूरा अधिकार है। तो इस प्रकार AR देसाई ने भारतीय समाज के बारे में जो विचार थे वो व्यक्त किए हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो AR देसाई भारतीय समाजशास्त्री रहे हैं और साथ ही वे एक प्रमुख या सक्रिय एक्टिविस्ट भी थे, और उनकी जो क्रियाशीलता का जो क्षेत्र था वो प्रमुख रूप से युवक, मजदूर, किसान, गरीब लोग, महिलाएं और ग्रामीण व्यक्ति थे, और इनके समाजवाद की जो बुनियाद थी वे भी यही लोग थे, और इनका समाज का विश्लेषण यहीं से प्रारंभ होकर यहीं पे समाप्त हो जाता है। और AR देसाई एक कट्टर राष्ट्रवादी थे, और उनका ये तर्क था कि भारत का जो राष्ट्रवाद शून्य से पैदा नहीं हुआ है, शून्य में इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि इसकी जो उत्पत्ति है भारतीय राष्ट्रवाद की वो ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियों में हुई है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रवाद का जो विश्लेषण है वो भी इन्हीं के संदर्भ में किया जाना चाहिए।